दर्शन और शिक्षा में आज हम लोग देखते हैं श्री अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचार। श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1972 ईस्वी में कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर नयन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। श्री अरविंद घोष की प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के लोवेटो कॉन्वेंट में हुई। इसके बाद उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के लिए इंग्लैंड गए। भारत आकर उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा करना स्वीकार किया। यहाँ कुछ समय तक उन्होंने लगातार लगान बंदोबस्त, स्टाम्प और रेवेन्यू विभाग में कार्य किया। बड़ौदा में ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1905 से 1910 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। श्री अरविंद 1910 ईस्वी में पांडिचेरी गए। वहां पहुंचकर योग साधना में लीन हो गए। उन्होंने अंतिम दिन पांडिचेरी के आश्रम में व्यतीत किए। यह महान ऋषि, साधक तथा शिक्षा शास्त्री ने 2 दिसंबर 1950 को इस संसार से अलविदा कर दिया। हम उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालें तो इनका दर्शन श्रेयवादी है, यानी एगोनोस्टिक है। वे विकास में विश्वास करते हैं। उनके विकास का लक्ष्य जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का प्रगतिशील बोध है। उनके विचार से इस विश्व के सब विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है, पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति। चेतना के विकास क्रम की 2 विशेषताएं हैं। पहली, पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि, इनका असति तत्व अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक अनुवर्ती स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से जुड़ा। दूसरा, हर एक उच्च स्तर पर पहुंचकर विकसित चेतना अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्तरों को अपने ढंग से अपने अपने नियमों के अनुसार प्रभावित करती है। श्री अरविंद का कथन है कि चट्टानों और खनिजों से वनस्पति उत्पन्न हुई, वनस्पति से पशु की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार पशु से मानव का विकास हुआ और मानव से अति मानव का विकास होना भी अवश्यंभावी है। जब चट्टान और खनिज वनस्पति उत्पन्न कर सकते हैं, जब वनस्पति पशु उत्पन्न कर सकते हैं, पशु मानव उत्पन्न कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मानव से महामानव या अति मानव भी उत्पन्न संभव है। अब इनका शिक्षा दर्शन क्या था? श्री अरविंद के अनुसार मन या अंतःकरण शिक्षक का मुख्य साधन है। वो मस्तिष्क को 4 सतहों में विभाजित मानते हैं। पहला, स्मरण शक्ति। चित्त ही वह है जिसे क्रियाशील स्मरण शक्ति समय पर आवश्यक वस्तु की खोज निकालती है। कभी यह चुनाव ठीक वस्तु का होता है, कभी अनावश्यक वस्तुओं का भी चुनाव हो जाता है। श्री अरविंद के अनुसार चित्त को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अपने कार्य के लिए यथेष्ट है। दूसरा है वास्तविक मस्तिष्क या मानव। मानस का कार्य यह होता है कि वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा भेजी गई प्रतिमाओं को ग्रहण करे और उनके विचारों में बदल दे। शिक्षक का यह मुख्य कार्य समझा जाता है कि वह 6 ज्ञानेंद्रियों का उचित उपयोग करना सिखाए और इनमें उस सीमा तक कुशलता प्रदान करने का निर्देशन दे जिस सीमा तक कि उनकी ज्ञानेंद्रियों में शक्ति और योग्यता। बुद्धि मस्तिष्क, इनके द्वारा ही विचार होता है। यह ज्ञान को संगठित करती है और उसमें हेर फेर करती है। श्री अरविंद बुद्धि के शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वह बुद्धि के एकत्रीकरण, रचना, समन्वयीकरण के गुणों को बुद्धि का दाहिना हाथ मानते हैं। बायां हाथ बुद्धि के आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक गुण होते हैं। क्या समझे कि बुद्धि दायां हाथ का, बुद्धि का जो दाहिना हाथ है उसका काम है ज्ञान को एकत्र करना, रचना करना, समन्वय स्थापित करना, जबकि बायां हाथ आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक गुण वाले होते हैं। यह हाथ केवल सेवक होता है, यह हाथ ज्ञान को केवल छू ही पाता है, जबकि दाहिना हाथ आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। सत्य का सहज ज्ञान बोध, यह बोध अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। यह पूर्ण रूप से किसी केक भी पास नहीं है, लेकिन अपूर्ण एवं क्षणिक प्रकाश के रूप में अनेक के पास है। एक शिक्षक को चाहिए
कि वह सहज, जो भी उसके पास सहज ज्ञान है, वह ज्ञान शक्ति के विकास का स्वागत करे और प्रोत्साहन दे। शिक्षक को बालक का मार्गदर्शन होना चाहिए और उसका कार्य छात्र के निजी स्वभाव या प्रकृति के अनुसार इसे विकसित करने के लिए सहायता देना ही होना चाहिए। शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, छात्र को पढ़ाना नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शन करना है, उसकी निजी स्वभाव या प्रकृति के अनुसार उसे विकसित करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। श्री अरविंद शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के अंतःकरण और आत्मा की शक्ति के निर्माण और विकास को मानते हैं। श्री अरविंद वास्तविक शिक्षा में 3 वस्तुओं को ध्यान में रखने को कहते हैं। यह 3 उनके अनुसार है: सार्वलौकिक मस्तिष्क, मनुष्य जाति की आत्म तथा इन दोनों के मध्य की एक अन्य शक्ति राष्ट्र का मस्तिष्क है। तो कैसे मस्तिष्क की परिकल्पना करते हैं? तो सार्वलौकिक मस्तिष्क। अरविंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इनके शब्दों में सूचनाएं ज्ञान करने की नींव नहीं हो सकती और केवल सूचनाओं का संकलन शिक्षा नहीं है, और इस प्रकार शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित रह सकती है। उनके अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की अनुभूतियों का सृजन करती है। यह ज्ञान, चरित्र तथा संस्कृति की उन्नति करती है। इनके अनुसार शिक्षा आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली और छात्रों को कर्मशील नागरिक बनाने वाली। शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? श्री अरविंद के अनुसार बालक की शारीरिक शुद्धि करना और उनके शरीर का पूर्ण तथा उत्तम विकास करना। सबसे पहले तो शारीरिक शुद्धि हो। बालक की चित्त संबंधी क्रियाशीलता को समुन्नत करके उनके अंतःकरण का विकास करना। बालक की स्नायु शुद्धि, चित्त शुद्धि करके उनके इंद्रियों के उचित प्रयोग का विकास करना। बालक के रुचियों के अनुसार उनकी स्मृति, कल्पना, चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास करके उसका मानसिक विकास करना। बालक को तथ्य संग्रह करने और निष्कर्ष निकालने का प्रशिक्षण देकर उनकी तर्क शक्ति का विकास करना। ये थे श्री अरविंद के शिक्षा संबंधी उद्देश्य। अब शिक्षा दर्शन में इनके क्या आधारभूत सिद्धांत हैं? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। इनका पहला सिद्धांत था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि बाल केंद्रित हो। दूसरा सिद्धांत है कि शिक्षा का मुख्य आधार ब्रह्मचर्य और शिक्षा के विषय रोचक होनी चाहिए। इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उसमें छात्र क्या सीखना चाहिए। तीसरा सिद्धांत था कि शिक्षा बालक की मनोवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। और चौथा है कि शिक्षा को व्यक्ति में निहित समस्त ज्ञान का उद्घाटन करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है कि शिक्षा को बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक विकास करके उसे पूर्ण मानव बनाना चाहिए। शिक्षा को बालक की नैतिकता का विकास करना चाहिए और उसके व्यवहारिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। शिक्षा को बालक का मित्र और पथ प्रदर्शक होना चाहिए और उसे बालक की शारीरिक बुद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को शिक्षा को व्यक्ति में निहित समस्त शक्तियों का इस प्रकार विकास करना चाहिए कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो श्री अरविंद ने बालक का नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम के जो विषय निर्धारित किए वे हैं: पहले प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और चित्रकला होनी चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा में मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगोल विज्ञान और चित्रकला होना चाहिए। क्या देखिए कि प्राथमिक और माध्यमिक में क्या फर्क हो गया? तो उसमें सामान्य विज्ञान का जिक्र है और इसमें विज्ञान के विभिन्न पाठ का जिक्र है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और साथ साथ में स्वास्थ्य विज्ञान भी आया और एक और विज्ञान आया, भूगोल विज्ञान। विश्वविद्यालय शिक्षा में भारतीय व पाश्चात्य दर्शन,
मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान का इतिहास, फ्रेंच साहित्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जीवन व विज्ञान और विश्व एकीकरण को शैक्षिक विषय में जोड़ने का बल देते हैं। अब एक शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए? श्री अरविंद शिक्षण की क्रमिक विधि के पक्ष में थे। इस विधि में जैसा कि वर्तमान समय में है, बालक को एक समय में अनेक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षण निम्नलिखित सिद्धांतों से शिक्षा दी जाती है। पहला, करके सीखना, बालक का सहयोग, बालक की स्वतंत्रता, प्रेम व सहानुभूति का प्रदर्शन, बालक की रुचियों का अध्ययन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बालक के निजी प्रयास एवं निजी अनुभव को प्रोत्साहन, विषयों की प्रकृति के अनुसार बालक की शक्तियों का प्रयोग, वैयक्तिक मित्रता के आधार पर। इस प्रकार इन्होंने केंद्रीयकरण विधि, मौखिक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, स्वाध्याय विधि का समर्थन किया। ठीक है, अनुदेशन विधि का समर्थन नहीं किया, व्याख्यान विधि का समर्थन नहीं किया। अरविंद के अनुसार शिक्षा में अध्यापक, शिक्षार्थी और शिक्षाशाला के बीच क्या परस्पर संबंध है? तो अरविंद के अनुसार अध्यापक निदेशक, आज्ञा देने वाला, कार्य कराने वाला न होकर मार्गदर्शक और सहायक हो, वह एक मित्र, सहायक, पथ प्रदर्शक एवं ज्ञानदाता हो जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाता है। उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उसे छात्रों को उनकी अभिरुचि के अनुकूल शिक्षण करना चाहिए। अरविंद जी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया, उसका विकास उसी रुचि के अनुकूल किया जाए। उनके अनुसार प्रत्येक बालक में एक विशिष्ट प्रतिभा, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं और अनुकरणशील होता है, इसलिए उनकी अभिरुचियों के अनुकूल शिक्षा हो। अरविंद की आश्रम प्रथा के समर्थक थे, लेकिन संस्थाएं ऐसी हो जहां छात्रों के समग्र विकास की उपयुक्त व्यवस्था हो। ये थे शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षालय और शिक्षक में आपसी संबंध। अब शिक्षा में अरविंद जी का क्या योगदान था? तो शिक्षा के संदर्भ में अरविंद घोष द्वारा आधुनिक, व्यापक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार दिए गए हैं। आध्यात्मिक एकता पर इन्होंने बल दिया। योग विश्वविद्यालय की स्थापना, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, इन पर विशेष बल दिया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, आवश्यकता अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण एवं शिक्षण विधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार इन्होंने दिए हैं। श्री अरविंद द्वारा पांडिचेरी में स्थापित अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय आज भी है।